आज रक्षाबंधन का दिन है। करोड़ों भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाएंगे और उन्हें सुरक्षित रखने का वचन देंगे। लेकिन अफसोस, कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जिस फीमेल डॉक्टर के साथ ब्रूटली एलिजिड रेप और मर्डर हुआ, उसके भाइयों की कलाई तो आज शायद सूनी ही रह जाएगी। कारण, इसका कारण है समाज। वो समाज जो फेल हो चुका है, वो समाज जो एक नारी की रक्षा में असमर्थ है। रेप और मर्डर को लेकर भारत में कई सख्त कानून हैं, पर एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग रेप्स का कन्विक्शन रेट 27 to 28% है। और ये तो बस वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं। कितने ही ऐसे केसेस होते हैं जो अदालत तक पहुंचते ही नहीं। आखिर क्यों? इसका कारण है समाज, आवर सोसाइटी, जो इंसिडेंट्स के बाद भी यही पूछती है कि लड़की ने क्या पहना था। वो पूछती है कि वो अकेली वहां आखिर कर क्या रही थी। लेकिन निर्भया तो अकेली नहीं थी ना। ये वही समाज है जो विक्टिम के लिए कैंडल लाइट मार्च तो निकालेगा, पर सड़क पर अगर किसी से भी लड़ाई हो जाए तो गाली में मां और बहन तक पहुंच जाएगा। अब आते हैं इसके अगले कारण पर, जो कि है हमारे देश का सिस्टम। बंगाल में हुए इस इंसिडेंट के बाद जहां बंगाल सरकार को स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेना चाहिए था, वहीं बंगाल सरकार के सीएम अपने ही स्टेट में खुद प्रोटेस्ट कर रही हैं। और तो और जिस कलकत्ता पुलिस पर जिम्मेदारी है कि ऐसे क्राइम्स को रोके, देखिए ना, ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इवन आफ्टर अ लैप्स ऑफ 5 days there appears to be no significant progress in the investigation and we would be well justified in accepting the plea that there is every possibility that the evidence will be destroyed and the witnesses will be influenced. And we all know that this matter has currently been transferred to CBI. पर ऐसे केसेस, ऐसी प्रोटेस्ट, ऐसी कैंडल मार्चेस, ये सब तो हर बार की कहानी है ना, और ये केवल कहानी बनकर रह जाएगी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि विमेन आर नॉट सेफ। 3 महीने की बच्ची से लेकर एक 80 साल तक की महिला इज नॉट सेफ। बुर्का पहनने वाली लड़की से लेकर जीन्स पहनने वाली लड़की इज नॉट सेफ। मां से लेकर बेटी अपने ही घर में इज नॉट सेफ। और तो और हाउस हेल्प से लेकर एक डॉक्टर इज नॉट सेफ। और क्या आपने सोचा है कि रेपिस्ट एंड मर्डरर्स को इतनी हिम्मत आखिर मिलती कहां से है? क्योंकि वो जानते हैं कि उन पर उंगली उठाने के पहले हमारा समाज उस लड़की पर उंगली उठाएगा, है ना। जैसे आरजी कार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने यह स्टेटमेंट दी कि इतनी रात को वो फीमेल डॉक्टर का सेमिनार रूम में अकेले जाना इररिस्पॉन्सिबल है। वेल, सही तो कहा ना। कॉलेज का सेमिनार हॉल कॉलेज का पार्ट थोड़ी होता है, और रात के 3 बजे किसी को भी उस सेमिनार हॉल में फ्रीली एक्सेस मिल जाता है। इसमें गलत बात थोड़ी है ना। और शॉकिंग बात तो ये कि इस इंसिडेंट के बाद उनका कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर हो जाता है। पर उस रात बंगाल के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से आज मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है और करोड़ों लोग हाथों में प्लैकार्ड्स और कैंडल लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। चलिए आपको बताती हूं कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में उस रात को क्या खौफनाक मंजर हुआ, जिसको ना बताना आसान है और ना ही सुनना। यह घटना है बंगाल के आरजी कार मेडिकल कॉलेज के 3rd फ्लोर पर बने सेमिनार रूम की, जहां 8 अगस्त 2024 की रात को एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर अपनी 36 घंटे की शिफ्ट के दौरान थोड़ा सा आराम करने के लिए सेमिनार रूम की तरफ जाती है। रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए 24 आवर्स, 36 आवर्स, 48 आवर्स एंड इवन 72 आवर्स की शिफ्ट लगना बहुत आम बात होती है। इस शिफ्ट के दौरान इन्हें ऑन कॉल रहना पड़ता है, यानी ये कि थोड़ा आराम तो कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी कॉल आते ही उन्हें पेशेंट को देखने जाना होगा। और इसी बीच अपने मेडिकल राउंड्स करने के बाद जहां आरजी कार मेडिकल कॉलेज की वो फीमेल रेजिडेंट डॉक्टर अपने 4 कलीग्स के साथ सेमिनार रूम में जाती है और वहां खाना ऑर्डर करती है। रात को ओलंपिक देखते हुए वो लोग अपना डिनर कंप्लीट करते हैं, जिसके बाद बाकी के 4 कलीग्स तो सेमिनार रूम से चले जाते हैं। लेकिन ये फीमेल डॉक्टर जो कि ऑलरेडी 36 आवर शिफ्ट में थी, वो थकावट की वजह से वहीं रुक जाती है थोड़ी देर आराम करने के लिए। और यहाँ खास बात तो ये है कि सेमिनार रूम में सीसीटीवी कैमरा तक नहीं था।
हालांकि रात के 3 बजे एक इंटर्न उन्हें जगाता है कोई मेडिकल रिपोर्ट्स को दिखाने के लिए। एंड दिस वॉज द लास्ट टाइम व्हेन दैट लेडी वॉज सीन अलाइव। रिपोर्ट्स के अनुसार अगले ही दिन सुबह लगभग 7:30 बजे उसी रेजिडेंट डॉक्टर की बॉडी मिलती है, उसी सेमिनार रूम से जिसमें वो सो रही थी। लेकिन उनकी बॉडी वहां नॉर्मली नहीं मिलती, उनकी बॉडी मिलती है सेमी नेकेड, जिसके ऊपर 10 से ज्यादा चोट के ब्रूटल मार्क्स होते हैं। और यही नहीं, उनकी आंखों और प्राइवेट पार्ट से भी ब्लीडिंग हो रही होती है, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कर दी गई है। उनके माता पिता के अनुसार इसके कई घंटे बाद लगभग 10:53 AM हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उन्हें यानी कि विक्टिम के पेरेंट्स को कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, कृपया करके हॉस्पिटल आ जाइए। लेकिन महज 22 मिनट बाद यानी कि अराउंड 11:15 AM वो सेम स्टाफ मेंबर उनके पेरेंट्स को वापस कॉल करता है और ये कहता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। विक्टिम की फैमिली ने एक मीडिया चैनल को ये बाइट दी है और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि कैसे हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने उन्हें 3 घंटे खड़ा रखा और उसके बाद केवल विक्टिम के फादर को बॉडी देखने की परमिशन दी गई और उनसे बस यही कहा गया कि आप अंदर जाइए, एक फोटो लीजिए और बाहर आ जाइए। जैसे ही विक्टिम के फादर अंदर गए और अपनी बेटी को उस कंडीशन में पाया, वो बिल्कुल टूट गए और एकदम शॉक्ड रह गए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटी का रेप और मर्डर हुआ है। इसके बाद देश भर के मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में प्रोटेस्ट शुरू हो जाती है और सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, बैंगलोर और ऑलमोस्ट हर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स स्ट्राइक और प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। इनकी डिमांड केवल इतनी होती है कि विक्टिम के केस में निष्पक्ष जांच हो और उन्हें जस्टिस मिले। 9 अगस्त की सुबह लगभग 11:30 बजे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पुलिस और फोरेंसिक्स की टीम वहां पहुंचती है और सारे प्रूफ और एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर देती है। हालांकि शुरुआत में एक केस रजिस्टर किया जाता है अननेचुरल डेथ का, लेकिन बाद में इसे बदलकर रेप और मर्डर पर फोकस कर दिया जाता है। पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल और कॉलेज के सभी सीसीटीवी कैमरास को एग्जामिन करना शुरू कर देती है। इन वीडियोस में कई लोग दिखते हैं, जिसमें से एक ऐसा शख्स मिलता है जिसके कंधे पर उसका ब्लूटूथ हेडफोन लटका हुआ है और ये उनके लिए आरोपी तक पहुंचने की एक बड़ी कड़ी बनता है। आइए जानते हैं कैसे। 5 लोग जो उस रात ड्यूटी पर थे, उनको बुलाकर उनसे अलग अलग पूछताछ यानी कि इंटेरोगेशन करी जाती है। अब देखिए, उन सभी के जो बयान होते हैं, स्टेटमेंट होती है, वो मोर और लेस सिमिलर होती है। लेकिन इस छानबीन के दौरान एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कि शक के दायरे में बहुत पहले से था। ये वही व्यक्ति है जिसके कंधे पर उसके ब्लूटूथ हेडफोन लटके हुए थे, सीसीटीवी कैमरे में जो दिख रहे थे। और ये सुबह 4 बजे के आसपास सेमिनार रूम के पास वाली गैलरी में टहलता हुआ देखा गया था। पुलिस पोस्ट का एक ऑफिसर उसे आइडेंटिफाई कर लेता है और उसको ट्रेस करना शुरू कर दिया जाता है। अब वो जो ब्लूटूथ हेडफोन्स है, उसकी कहानी अब से शुरू होती है। पुलिस क्राइम सीन पर कलेक्ट किए एविडेंस में देखती है कि एक ब्लूटूथ हेडफोन भी पाया गया है, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसे सीसीटीवी वीडियो में शॉर्ट्स में और हाफ स्लीव्स पहने एक आदमी के कंधे पर देखा गया था। इसके बाद पुलिस उस आदमी के सेलफोन को ट्रेस करती है और उसकी लोकेशन को निकालती है। उस लोकेशन पर एक फोर्स को भेजा जाता है जो कि उस सस्पेक्ट से कुछ सवाल जवाब करती है और उससे यह पूछा जाता है कि उसके ब्लूटूथ हेडफोन आखिर है कहां। तो वो आदमी बोलता है कि उसके ब्लूटूथ हेडफोन गुम गए, दे गॉट लॉस्ट। और जब पुलिस उसके फोन का ब्लूटूथ ऑन करती है तो वो जो क्राइम सीन पर पाए गए ब्लूटूथ हेडफोन्स थे, वो ऑटोमेटिकली उसके फोन से कनेक्ट हो जाते हैं और इसी प्रकार से वो आदमी बनता है इस केस में कोलकाता पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट नंबर 1। और ये आदमी कोई और नहीं है बल्कि वही है जिसका नाम आजकल आप दिन रात टीवी न्यूज चैनल्स पर सुन रहे होंगे, संजय रॉय। जी हां, यही वो आदमी है जो उस रात सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल के आसपास घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में पाया गया था और इसी के कंधे पर वो ब्लूटूथ हेडफोन भी थे जो कि क्राइम सीन पर बरामद किए गए थे।
कुछ हॉस्पिटल के स्टाफ का तो ये भी कहना है कि सस्पेक्ट संजय वहां आता जाता रहता था और वो कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ के भी काफी क्लोज था। और एलिगेशंस तो ऐसे भी हैं कि संजय लोगों को नौकरी दिलवाने का वादा करके उनसे पैसे भी लिया करता था। लेकिन ये कोई पहला अपराध नहीं है इस आरोपी के खिलाफ। इससे पहले इसके ऊपर अपनी 3 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ को पीटने का भी आरोप है। पर इस सब के बावजूद आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं जब वे ऐसा कहते हैं कि इतनी रात को फीमेल डॉक्टर का सेमिनार रूम में अकेले जाना इररिस्पॉन्सिबल है और उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने की जगह उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है कैलकाटा के नेशनल मेडिकल कॉलेज में। और इसके बाद डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट और ज्यादा आक्रोशित हो जाता है और वो बंगाल सरकार के इस फैसले के खिलाफ भी आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। और 13 अगस्त 2024 को जब ये केस ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट में पहुंचा तब विक्टिम के परिवार के लॉयर ने ये आर्ग्यू भी किया और कहा कि ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना चाहिए वरना एविडेंस के डिस्ट्रॉय होने की पूरी संभावना है। उन्होंने कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हाईलाइट किया जैसे कि विक्टिम की फैमिली को पहले ये बताया गया कि ये सुसाइड है। उन्हें बॉडी देखने के लिए 3 घंटे तक इंतजार करवाया गया। एलिजिड रेप और मर्डर का एविडेंस होने के बावजूद पहले इस केस को अननेचुरल डेथ की तरह रजिस्टर किया गया। डॉक्टर संदीप घोष जो कि प्रिंसिपल हैं उनको हटाने की बजाय उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट इस बात का संज्ञान लेता है और इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देता है और अगले ही दिन सीबीआई की एक टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंचती है। वो सारे केस पेपर्स और एविडेंस को अपने अंडर ले लेती है। लेकिन सीबीआई की टीम के पहुंचने के पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि क्राइम सीन यानी कि सेमिनार रूम के पास रेनोवेशन के नाम पर तोड़-फोड़ शुरू कर दी गई है। और एक स्टूडेंट प्रोटेस्टर ने तो यह भी आरोप लगाया कि यह सब एविडेंस मिटाने की कोशिश है। क्योंकि सोचिए ना, आपके कॉलेज में, आपके हॉस्पिटल में इतना बड़ा हादसा हो गया, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने वाली है, तो आखिर इस वक्त पर रेनोवेशन की जल्दी क्या थी? हालांकि सीबीआई इस केस में अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक और प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। प्रोटेस्टर्स की ये मांग है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए और उन्हें सख्त से सख्त पनिशमेंट दी जाए। लेकिन ऐसे जघन्य अपराधों की पनिशमेंट आखिर क्या है? कैपिटल पनिशमेंट? जब निर्भया कांड हुआ था ना, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी ने कई इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी थी जिनकी आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत है। रिकमेंडेशंस जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेप क्राइसिस सेल बनाए जाएं, सेक्शन 509 जो कि बोलता है कि ऐसे शब्दों या ऐसे जेस्टर्स का प्रयोग करना जो कि एक महिला की मॉडेस्टी को आउटरेज करता है, उसकी लज्जा को भंग करता है, उसमें अमेंडमेंट लाए जाएं। और तो और जो निर्भया फंड बनाया गया उसको ऐसे इंसिडेंट्स में यूज किया जाए। देखिए, लॉज भी सोसाइटी के हिसाब से इंप्रूव होते हैं, चेंज होते हैं। अब देखिए ना, जैसे थर्ड जेंडर वर्डिक्ट आई, तो ये कैसे आई? जब समाज ने इस समस्या को समझा और जो थर्ड जेंडर की प्रॉब्लम्स हैं उसको कोर्ट तक लेकर गई। और आज भी जब कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही होती ना, लड़कियां डरती हैं उस रास्ते से जाने के लिए। और इसीलिए हर एस्पेक्ट से सोचना बहुत जरूरी है। केवल एक अपराधी को पनिशमेंट दिलाकर दूसरे अपराधियों को कैसे रोकोगे, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए जाने चाहिए जिस प्रकार से जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा। बच्चों को स्टार्टिंग से ही सेक्सुअलिटी एजुकेशन दी जानी चाहिए ताकि ऐसी आपराधिक मानसिकता कभी बने ही ना। कब तक आखिर ये जस्टिस जस्टिस के नारे लगाएंगे? इसकी जड़ को पकड़ना पड़ेगा। और जिनकी मानसिकता ऐसी बन चुकी है वो क्या सोचते हैं? क्या ये केस इतना आगे जाएगा कि बात पनिशमेंट तक पहुंच जाए? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था कि किस प्रकार से एज पर एनसीआरबी डेटा इंडिया में रेप केसेस में कन्विक्शन रेट सिर्फ 27 to 28% है। यानी कि 72 to 73% केसेस में कोई कन्विक्ट नहीं होता। और यही चीजें ऐसे लोगों के मन में हौसला भर देती हैं। आपको क्या लगता है कि रेपिस्ट को पता नहीं है कि उसके करने की उसको क्या सजा मिलेगी? अब देखिए ना, ऐसे कितने ही सारे केसेस देखे जाते हैं जहां पर आरोपी विक्टिम के रिलेशन में होता है और वहां आमतौर पर क्या होता है
घर वाले घर में ही बात को दबा देना चाहते हैं। पर इसका कारण क्या है? इसका कारण है समाज का डर। और अगर यही समाज एकजुट होकर विक्टिम को ब्लेम करने की जगह ऑफेंडर को ब्लेम करे, तब मिलेगा रियल जस्टिस। याद रहे कि इस रक्षाबंधन पर अपने भाइयों से यह वादा जरूर लीजिएगा कि आपकी रक्षा करने के साथ साथ वो आपको एक वादा और करें कि जैसे ही उन्हें सड़क पर कोई लड़की छेड़ता हुआ दिखाई देता है तो वो उसके साथ वही करे जैसे वो तब करता अगर उस लड़की की जगह उसकी खुद की बहन होती। क्योंकि हमारे आसपास रोज विमेन एक्सप्लॉयटेशन के इतने सारे इंस्टेंसेस हमारे आसपास ही हम देख सकते हैं। महिलाओं को गाली देना, उन पर गलत कमेंट्स पास करना, उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगना, कैरेक्टर की बात करना, सड़क किनारे उन्हें घूरते रहना, ऐसी कितनी ही चीजें हम रोज अपने आसपास होते हुए देखते हैं जो सब एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट है। और ये तो तभी सॉल्व हो पाएगा जब हम इस प्रॉब्लम की जड़ को समझेंगे, उस मानसिकता को हटाने की कोशिश करेंगे और तब हम बोलेंगे दैट जस्टिस हैज बीन सर्व्ड।